Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In my previous video, I had explained BPCC 134 Psychology course for second year students. Now I will be explaining Bagla 137 Language through Literature. On that book, I had already explained first unit of block first. Now I will be explaining unit second. Let us start with new topic. So our new topic is extension of meaning. Our new topic is extension of meaning. This is your unit second, extension of meaning. So extension of meaning में हमने क्या समझना था, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें बता दी थी कि कौन सा वर्ड लिटरल सेंस में यूज़ हुआ है या कौन सा वर्ड एक्सटेंडेड सेंस में यूज़ किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड मल्टीपल मीनिंग्स कि मल्टीपल मीनिंग्स होते क्या हैं. मल्टीपल मीनिंग्स क्या होते हैं कि किसी वर्ड की कई सारी लिटरल मीनिंग्स जो होती हैं. लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, एग्जैक्ट मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि डिक्शनरी में दिए गए होते हैं. ठीक है, जैसे एक वर्ड की कई सारी लिटरल मीनिंग दिखाई देती हैं, है ना. जब एक वर्ड की बहुत सारी लिटरल मीनिंग दिखाई देती हैं, उसी को हम मल्टीपल मीनिंग बोलते हैं. किसी भी वर्ड की दो मीनिंग्स होती हैं, एक लिटरल मीनिंग या लेक्सिकल मीनिंग बोलो. ठीक है, जब किसी भी वर्ड की दो मीनिंग्स होती हैं, जिसको आप लिटरल मीनिंग बोलो या लेक्सिकल मीनिंग बोलो. लिटरल मीनिंग मतलब एग्जैक्ट मीनिंग, जो कि एग्जैक्टली वही मीन करता है जिस सेंस में वो यूज़ हो रहा है, तो वो हो गया आपका लिटरल मीनिंग. अब एक्सटेंडेड सेंस में क्या हो गया कि एग्जैक्टली हम वो नहीं मीन करते हैं जो डिक्शनरी में दिए गए हैं. यू कैन से दैट, आप ये बोल सकते हो, वी डोंट मीन द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड. हम उसको यूज़ करते हैं एज एन एक्सटेंशन. आप उसको एज एन एक्सटेंशन यूज़ करते हो, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. मैंने एग्जाम्पल्स लिख के रखी हुई हैं, ये देखिए. लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जाम्पलें दी गई हैं कि वी डोंट गेट एनी सनलाइट हियर. आई विल शो यू ऑन बुक. ये देखिए, ये आपकी बुक में एग्जाम्पलें दी गई हैं कि वी डोंट गेट एनी सनलाइट हियर, कि यहाँ पर हमको किसी भी तरह की सनलाइट नहीं दिखाई दे रही है. तो अगली एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर. अब सनलाइट और ये लाइट, इन दोनों का आपस में आप समझने का कोशिश कीजिए. वी डोंट गेट एनी सनलाइट हेयर, कि यहाँ पर किसी भी तरह की सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है. तो ये कौन सी सेंस में कहा गया है? लिटरल सेंस में कहा गया है, सीधा सीधा उसको बोला गया है. अगला देखिए, अगला लाइट क्या है, प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर, कि इस मैटर के ऊपर या इस मैटर के ऊपर कोई प्रकाश डालिए. जो भी कोई मुद्दा है या जो भी काम हुआ है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए. और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, मेरे दिमाग में एक आ रही है, जैसे लाइट ऑफ नॉलेज. नॉलेज, लाइट ऑफ नॉलेज क्या हो गया कि जो भी लाइट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का प्रकाश जो है ना. तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि लाइट लाइट वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, वर्ड्स इनमें जो समहाउ जो लाइट वर्ड्स हैं ना, वो किसी ना किसी तरह आपस में रिलेट करते हैं. कैसे रिलेट करते हैं वो? जैसे ऊपर जो लाइट यूज हुआ है कि वी डोंट गेट एनी सनलाइट हियर, कि यहाँ पर मतलब कि कोई लाइट नहीं पड़ रही है. अब लाइट में चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, विजिबल हो जाती हैं, आप एबल हो जाते हो चीज़ों को देखने के लिए. तो प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर, कि इस मैटर के ऊपर कुछ प्रकाश डालिए भाई. जो भी है, अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या आपको क्लियर नहीं है पूरे तरीके से, तो इसलिए बोला गया है. अब दोनों में चीज़ें क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं. जैसे लाइट ऑफ नॉलेज का एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि ज्ञान जो है, ज्ञान, अगर ज्ञान भी चीज़ों को क्या करता है, क्लियर करता है. अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप दूसरों के डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो सम हाउ ये आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर कि लिटरल और एक्सटेंडेड में कैसे कहा गया है. एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही थी, तो चलिए आगे चलते हैं. अब हम लाइट का यूज़ पढ़ते हैं एज एन एडजेक्टिव. ये आपकी बुक में दिया गया है कि लाइट यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कि लाइट का यहाँ पे ये जो यूज़ है एज एन एडजेक्टिव किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अवर बैगेज इज़ लाइट, कि हमारा जो बैगेज है वो लाइट है, मतलब नॉट हैवी, हल्का है ना, नॉट हैवी, ज़्यादा भारी नहीं है. ही हैज़ बीन असाइंड वेरी लाइट ड्यूटीज, मतलब उसको काफ़ी हल्का काम दिया गया है ऑफिस में, हल्का काम, नॉट डिफिकल्ट, जो कि ईजली उससे हो जाएगा.
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट आई मीन बाय दिस। अब यहाँ पर जो लाइट वर्ड यूज़ हुआ वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ये यहाँ पर क्या मीन करता है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जो भी उसका बैग है वो क्या है, हल्का है, वो इसको ईजिली कैरी कर सकता है या हम कर सकते हैं। अगला जो भी है लाइट ड्यूटीज़, लाइट ड्यूटीज से आप लोग क्या समझते हो कि ऑफिस में या कहीं पे भी उसको फैक्ट्री में जो काम दिया गया है वो काफ़ी हल्का है। यहाँ पर लाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा है और टॉर्च लेके लाइट लगा रहा है, नो। यहाँ पर लाइट का यूज एज एन एडजेक्टिव किया गया है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखी हुई है, आई विल बी एक्सप्लेन इट। अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब। हमारे फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, अ फ्रेजल वर्ब is a idiomatic phrase that consists of a verb and another particle such as preposition, adverb that combine to form a complete यूनिट। इट्स कंप्लीट वर्ब, मतलब उसकी कंप्लीट सेंस चेंज हो जाती है। जब उसमें वर्ब ऐड हो रहा है या एडवर्ब ऐड हो रहा है तो उसकी सेंस चेंज हो जाती है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आप बोल सकते हो अ फ्रेजल वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ वर्ब एंड इज मेड अप ऑफ अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब बोथ। जो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब के साथ मिलकर क्या करता है, अपने मीनिंग को चेंज कर देता है। दैट इज योर फ्रेजल वर्ब। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब आपको पता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, है ना, कि किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वही ना, वर्ब क्या हो गया, अ वर्ड दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट, कि कुछ होने का पता चलना। एडवर्ब क्या हो गया, जो आपको वर्ब के बारे में बताता है। जैसे अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर या डिग्री के बारे में उसकी। तो अगला हमारा प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड फ्रेज, प्रेपोजिशन भी हमारे वही फ्रेज होते हैं दैट इज यूज, जो कहाँ पे यूज होते हैं, बिफोर अ नाउन और अ प्रनाउन, जो नाउन और प्रनाउन से पहले यूज होते हैं, टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एट्सेट्रा। आई विल गिव यू, ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला देखिए, कहने का मतलब ये था वर्ब प्लस एडवर्ब होगा या वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। आपकी बुक में भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। जैसे हम लेते हैं टुक। टुक यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और टू, टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशंस है। तो टुक टू का मतलब क्या होता है, टुक टू का मतलब होता है टू बिगिन डूइंग समथिंग ईजली, कि कोई भी काम आप क्या कर सकते हो, ईजली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है इसकी, आई विल शो यू ऑन योर बुक। ये रही, द चाइल्ड टुक टू म्यूजिक लाइक अ डक टू वाटर। अब डक के लिए पानी में तैरना कितना आसान होता है। डक, इवन जो उनके बच्चे होते हैं डकलिंग, वो भी तो आराम से क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। तो टुक टू का मतलब होता है बिगिन डूइंग इट विदाउट डिफिकल्टी, कि कोई भी काम जब आप बिना मुश्किल के कर सकते हो, इजली कर सकते हो, वो होता है टुक टू। कि बच्चे ने म्यूजिक को इस तरह से सीख लिया जैसे डक पानी में तैरता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन योर बुक, तो आप लोग थोड़ा वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल और है टुक ऑफ, ये आपको दिख रही होगी टुक ऑफ। ठीक है, टुक ऑफ का मतलब होता है लेफ्ट द ग्राउंड। टुक ऑफ का क्या मतलब होता है कि टू बिगिन टू फ्लाई लिविंग द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ना, हवा में उड़ना, आकाश में उड़ना, आसमान में उड़ना। अब टुक यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, और वर्ब और एडवर्ब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे लिए, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, टुक ऑफ का मतलब हो गया टू बिगिन टू फ्लाई लिविंग द ग्राउंड, मतलब उड़ना, ग्राउंड को छोड़ना। जैसे यहाँ पे टुक ऑफ का एग्जाम्पल भी दिया गया है, द प्लेन टुक ऑफ टू द स्काईज। ठीक है, आगे भी एग्जाम्पल दिया, डोंट मिस हिम फॉर अ फूल। डोंट यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, अगला वर्ड आपका प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कंसिडर करना, उसको कुछ कंसिडर किया जा रहा है।
आई होप फ्रेजल वर्ब आर ऑल्सो क्लियर टू यू। एक और फ्रेजल वर्ब लेते हैं, जैसे गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है? टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी समथिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोनियम्स। आपकी बुक का ही ये टॉपिक है, होमोनियम्स। होमोनियम्स होते क्या हैं? आई विल शो यू ऑन योर बुक। होमोनियम्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड्स एंड स्पेलिंग्स, कि जिनके वर्ड्स और स्पेलिंग सेम होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? होमोनियम्स बोलते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, होमोनियम्स वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड एंड स्पेलिंग, कि जिन वर्ड्स के क्या होते हैं? सेम साउंड और सेम स्पेलिंग, हैविंग द सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वी ग्रो मिंट इन अवर किचन गार्डन। मिंट क्या होता है? पुदीना, ठीक है ना। अ प्लांट हुज लीव्स आर यूज्ड फॉर चटनी फॉर फ्लेवरिंग। और अगला जो है वो दिया गया है, द कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट। इस मिंट का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी, कि यहाँ पर क्या बनते हैं? जहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी के हमारे जो कॉइन्स बनते हैं, ठिप्पे बनते हैं, उसको भी मिंट बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको हम मीन की, होमोनियम्स की। जैसे मीन, मीन दोनों सेम है। एक हो गया व्हाट डू यू मीन बाय दैट रिमार्क, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस। यहाँ पे मीन का मतलब क्या हो गया? उसको क्वेश्चन किया गया है कि आप इस मतलब से क्या समझते हो, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अगला है हिज पेरेंट्स मीन्स अ लॉट टू हिम। उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए बहुत मीन करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। अब लाई और लाई की एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, जैसे डोंट लाई ऑन द सैंड, ठीक है, सैंड के ऊपर मत गिरो या मत लेटो। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। आई होप होमोनियम्स आर क्लियर टू यू। अगला जो है, ये जो होमोनियम्स है ये राइटर्स यूज क्यों करते हैं, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। राइटर्स होमोनियम्स यूज्ड फॉर पंस। बच्चे पंस भी इंपॉर्टेंट है। आई विल शो यू बैगला 137 पेपर दिसंबर सेशन का। ये बैगला 137 का दिसंबर सेशन का पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें पंस की डेफिनेशन आई हुई है, ये देखिए। डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, बहुत सारी हैं, सिंबल, मेटाफर, पन। तो इसलिए पन यू शुड कीपिंग इन योर माइंड। पंस क्या होता है कि पंस क्या यूज करते हैं? जो राइटर्स होते हैं, होमोनियस यूज्ड फॉर पंस, होमोनियम्स यूज करते हैं इनको पंस के लिए। पंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने ये लिखना है कि पंस क्या होते हैं? यूज ऑफ वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स, कि जिसके दो मीनिंग्स होते हैं। डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम। ये जो पंस थे ये क्यों ऐड करते थे राइटर्स अपनी पोएम्स में या अपने नॉवेल्स में? टू ऐड ह्यूमर, ह्यूमर ऐड करने के लिए करते थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला है हमारा होमोफोन्स, होमोनियम्स। ये था होमोनियम्स के साथ ही बच्चे क्या होता है, होमोनियम्स की ही आगे दो टाइप्स होती हैं, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। कौन सी होती है? होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। होमोफोन्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। होमोफोन्स होते हैं हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। साउंड सेम होती है, हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। ये आपको पेपर में पूछे जाएंगे। क्या होता है होमोफोन्स? हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, जिनकी साउंड क्या होती है? सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डो, DOE, ये डो क्या होता है? अ फीमेल डियर, जो हिरनी होती है। और ये डो क्या होता है? DOUGH वाला, ये होता है पेस्ट ऑफ व्हीट फ्लोर, जो व्हीट फ्लोर का पेस्ट होता है, आटा जिसको हम बोलते हैं, आटा गूंथना। अगला है हमारे पास राइट, RIGHT, राइट और राइट। ये वाला राइट क्या हो गया आपका? अधिकार। और ये वाला राइट हो गया लिखना, या ये वाला राइट सही भी हो सकता है। राइट टू वोट जैसे होता है, ही हैज़ टू राइट समथिंग, वो कुछ लिख रहा है या उसको कुछ लिखना चाहिए। तो आई होप होमोफोन्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स कमिंग टू द होमोग्राफ्स। बच्चे होमोग्राफ्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड सेम, जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मीनिंग अलग होगा। देखिए जैसे क्लोज, क्लोज, तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है, दे वर टू क्लोज द डोर टू क्लोज इट, कि वो डोर के बहुत क्लोज हैं। क्लोज एक मतलब पास हो गया, डोर के बहुत पास खड़े हैं, द डोर टू क्लोज इट। और यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या हो गया? शट करना, उसको बंद करना, है ना। तो ये हो गया हमारा होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स के बाद हमारा आता है हाइपोनियम्स। हाइपोनियम्स
आपको इस बुक में नहीं है, हाइपोनियम्स आपका BEGS 183 में है, बट चलो हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। हाइपोनियम्स क्या होते हैं? अ टर्म दैट डिनोट्स अ सब कैटेगरी ऑफ अ मोर जनरल क्लास, जिसमें उसकी सब कैटेगरी की बात हुई होती है। ठीक है, जैसे उसकी सब कैटेगरी मतलब उसका सुपर ऑर्डिनेट क्या है। सुपर ऑर्डिनेट जैसे मतलब देखिए, चेयर टेबल आर हाइपोनियम्स, और चेयर और टेबल किसके हाइपोनियम्स हैं? फर्नीचर के, क्योंकि वो किसके बने हुए हैं? फर्नीचर के बने हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। हाइपोनियम्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे स्पून इज द हाइपोनियम ऑफ किसका? कटलरी सेट का। जैसे फ्रूट एग्जांपल, जैसे रोज, लिली, बहुत सारे जो फ्लावर्स हो गए, जैसे रोज, लिली, सनफ्लावर, डेजी, पेंसी, ये किसके हाइपोनियम्स हैं? फ्लावर के हाइपोनियम्स है ना। इसका सुपर ऑर्डिनेट क्या होगा? फ्लावर होगा। जैसे अभी फ्रूट का ले लो आप, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, तो इनका सुपर ऑर्डिनेट क्या होगा? ये सारे हाइपोनियम्स हो गए और इनका सुपर ऑर्डिनेट फ्रूट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो माई सेकेंड यूनिट इज ऑल्सो completed. नाउ आई विल बी स्टार्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो अवर नेक्स्ट, देखते हैं अभी रिदम वगैरह हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग एज मच एज यू कैन।